आप लोगों की अपेक्षाओं से मैं वाकिफ़ हूँ और पिछली वीडियो में आपके कमेंट मैंने काफ़ी देर तक पढ़े और समझने का प्रयास किया मैंने उसे। जब तक मुझे समय नहीं मिल जाता है 10 जून या उसके आसपास, 10 जून 15 जून, और धीरे धीरे सरकते रहिए। इससे आगे हम ले चलते रहते हैं भूगोल को। बारी बारी ही ख़त्म करना अच्छा रहेगा। एक साथ सभी विषय पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भूगोल के साथ साथ 3-3 विषय लेके चलूँ तो यकीन मानिए आप बढ़िया से उसमें मेहनत नहीं कर पाएंगे। 6 महीने बीतने में कितना समय लगता है? अपनी ज़िंदगी के पिछले 6 महीने जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था या मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े थे, तो उसके पहले के 6 महीने कैसे बीते? मेरा संदेश उनके लिए है जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं और जिन्हें मेरी ज़रूरत है। तो 6 महीने पिछले कैसे बीते या पिछले 1 साल आपने कैसे बिताए? पता चला कहाँ क्या? देखिए, समय रेत की तरह है, कितना भी मुट्ठिया टाइट रखेंगे वो रेत की तरह खिसक जाना है। अगले 6 महीने भी पता नहीं चलेंगे, साल भर कहाँ बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाले हैं। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल कब मुट्ठी से सरक जाएंगे पता नहीं चलता है। तो आप तो मेरे साथ एक एक दिन क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं ना, भूगोल का एक एक अध्याय ही आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए आप साल भर बाद कहाँ रहेंगे? सारे विषय खत्म हो चुके रहेंगे, वो भी एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के साथ। जल्दबाजी ठीक नहीं है, विश्वास करिए मुझ पर। मैं अपनी मजबूरियों के चलते आपको उपदेश नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपकी अपेक्षाओं पर भी आऊँगा। अभी मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जैसा मुझे अनुभव है। धीरे धीरे ही आगे बढ़िए, भूगोल पढ़िए। हालांकि भूगोल के साथ साथ मैं इतिहास ले चलूँगा। 10 जून या 15 जून के बाद जैसे ही समय मिलेगा मैं अपने कार्यक्रम में 2 से 3 गुना तेजी ले आऊँगा। केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अपने अनुभव से एक अच्छा मोटिवेशन, रोज रोज का प्रोग्राम, सिलेबस, अलग अलग परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, अलग अलग परीक्षाओं में कितने स्तर की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा प्रणाली क्या है, कितने नंबरों का प्रत्येक पेपर होता है, ये सब कुछ मैं चर्चा करूँगा। पीसीएस के लिए भी, आईएएस के लिए भी और एसएससी के लिए भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जानकारी नहीं तो जानकारी आपके लिए मैं जुटा लूँगा ना। एसएससी वालों के लिए, एसएससी के लिए एक बहुत बड़ी संख्या एसएससी एग्जाम दे रही है। सामान्य अध्ययन एसएससी वालों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या एसएससी के लिए पर्याप्त है। तो एसएससी के लिए लूसेंट के फैक्ट रट के तो कभी नहीं पास किया जा सकता। वो हमेशा जो हफ्ते 10 दिन या 1 महीने का कोर्स करवाते हैं ना सामान्य अध्ययन के लिए, वो तो बरगलाते हैं, फीस ले लेते हैं, उसके बाद बरगला देते हैं। 1 महीना बैठाएंगे, 7 दिन भूगोल पढ़ाएंगे, 7 दिन इतिहास, 7 दिन विज्ञान, 7 दिन पॉलिटी, 7 दिन इकोनॉमिक्स, इतनी पढ़ाई हो जाएगी। वो बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे अच्छी पढ़ाई है क्रमशः धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए। एसएससी के सवाल जीएस के थोड़े टफ आते हैं, मैंने नोटिस किए हैं, लेकिन टफ सवाल कोई नहीं हल करता है। एसएससी में अगर 50 सवाल जीएस के आते हैं, मैंने एसएससी के सैकड़ों पेपर्स देखे हैं, 50 सवाल आते हैं एसएससी में जीएस के, तो उनमें से 30 सवाल या 35 सवाल ही ऐसे होते हैं जो हल करने योग्य होते हैं। कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, फिर उससे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है? गणित है, इंग्लिश है ना, गणित है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो उस पर भी तो ध्यान देना है कि केवल जीएस ही 50 में से 40 हल करना है। तो समय को मैनेज करते ही तो ध्यान देना है ना, थोड़ा समय इंग्लिश को देना है, थोड़ा मैथ्स को देना है। मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूंगा, वो एसएससी के लिए भी उपयोगी होता है और पीसीएस के लिए भी। तो मैं चूंकि एसएससी मैथ्स सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, एसएससी में भी पीसीएस में, तो मैं जल्दी ही मैथ्स की कक्षाएं भी प्रारंभ करूंगा। मैथ्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो दूसरे की जिम्मेदारी रहेगी, जल्दी शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कुछ कैसे होगा? सब कुछ होगा, यकीन करिए। तो मैं एसएससी वालों की बात कर रहा था कि एसएससी में 50 में से 30 प्रश्न हल करने का जीएस में टारगेट लेकर चलना चाहिए। एक औसत लड़का जीएस में 50 में 22 या 23 हल करता है, औसत। खराब नहीं, खराब तो 15 के नीचे ही रह जाते हैं 50 में से, मैंने देखा है, टफ सवाल आते हैं। लेकिन अगर आप मेरी कक्षाओं को ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे तो जीएस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 28 से कम हल कर लें, क्योंकि 50 में से 28 से 30 सवाल सामान्य प्रकृति के ही होते हैं। बाकी जो 20 होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, वो कहाँ से उठाते हैं, जल्दी किताबों में भी नहीं मिलते हैं, मैंने देखा है। तो एसएससी हल करने के लिए जो कुंजी है ना,
एसएससी पास करने के लिए वो मेरी कक्षाओं में पूरी तरह से विद्यमान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और पीसीएस वालों को तो कुछ समझाना ही नहीं है, मेरी कक्षाएं उनके हिसाब से हैं टोटली। हाँ, दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को अभी जानकारियाँ थोड़ी कम है। मेरे साथ भूगोल पढ़ रहे हैं, फिर इतिहास पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन पीसीएस परीक्षा में कितनी पेपर्स होते हैं, प्रीलिम होता है, मेंस होता है, प्रीलिम में कितने पेपर्स होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, सब कुछ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मुख्य बात क्या है, जानकारियां और सूचनाएं तो मिलती ही रहेंगी आपको, लेकिन मुख्य बात क्या है, जो मैं अध्ययन करा रहा हूं उसको मिस मत करिए। कॉपी बनाकर उसे लिखते जाइए, संभव हो तो भूगोल की एक किताब भी रखिए, ठीक है। किताब से पढ़ने में और मजा आता है, जब आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा हो किसी विषय में, तो किताब से पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। तो बारी बारी जो विषय खत्म कर रहा हूँ सामान्य अध्ययन की, उसे मिस मत करिए, पढ़ते जाइए। जल्दी आपके पास जो जिज्ञासा और छोटी छोटी सूचनाओं की जरूरत है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। सभी परीक्षाओं के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए विशेष रणनीति बनाऊंगा मैं, जितना मुझे अनुभव है। और आपकी अपेक्षाएं बड़ी हैं और उन्हें पूरा करने का मैं मादा भी रखता हूँ। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और हमेशा पढ़ता भी हूँ, और प्रयास करूँगा कि सभी की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर पाऊँ अधिक से अधिक। फिलहाल बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। अचानक से तेजी लाऊंगा तो शायद आप भी मुझे पकड़ ना पाए, मैं बहुत तेज भागूंगा फिर जब समय मिलेगा तो, ठीक है। तो भूगोल, भारतीय भूगोल में पढ़ा रहा हूँ। भारतीय भूगोल में मैं इसके पहले पढ़ाया बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बांध। आइए थोड़ा सा जल संसाधन पर चर्चा करते हैं। भारत में जल संसाधन की स्थिति क्या है ना। जल भूमि के ऊपर होता है और भूमि के नीचे होता है, ग्राउंड वाटर कहते हैं, और सतही प्रवाह, जो नदी के रूप में बहता है उसे सतही प्रवाह कहते हैं, और जो जमीन के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, भूमिगत जल। तो जल संसाधन की स्थिति क्या है, क्योंकि सिंचाई उसी पर निर्भर करती है, चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे सिंचाई, चाहे पेयजल, चाहे उद्योग, चाहे जल शक्ति जनन। तो जल संसाधन को थोड़ा सा भारत में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये लिखिए कि भारत में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है। से बना देता हूं। जल संसाधन में यहां मैं जीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जरूरी है। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, ठीक है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल पूर्वोत्तर भारत में ही बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल पूर्वोत्तर भारत में बहती है, और इसकी अधिकांश लंबाई चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो। कोई भी नदी तमाम सहायक नदियों को लेकर बहती है, अकेले नहीं बहती है। तो मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदियों का पूरा क्षेत्र, सहायक नदियां क्या करती हैं, जल बहाकर लाती हैं और मुख्य नदी में डाल देती हैं। तो वो पूरा क्षेत्र जहां से मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के माध्यम से जल बटोरती है और लेके बहती है और समुद्र में गिर जाती है, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र एक नदी से निर्मित नहीं होता है, उसमें सैकड़ों हजारों नदियां हो सकती हैं, ठीक है। तो जलग्रहण क्षेत्र का नाम हम मुख्य नदी के नाम पर देते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का जलग्रहण क्षेत्र, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र। जैसे गंगा नदी में तमाम सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं और इसकी तमाम सहायक नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र। तो मैंने बताया कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर वार्षिक वाही जल की दृष्टि से देखें, यहां मैंने लिखा है वार्षिक वाही जल, ब्रैकेट में लिखा है एक वर्ष में जल प्रवाह की मात्रा। किसी नदी में एक वर्ष में जल प्रवाह की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक वाही जल। यदि वार्षिक वाही जल की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रथम स्थान पर है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहां से लेकर यहां तक बहती है। एक वर्ष में ब्रह्मपुत्र नदी में जितना पानी बह जाता है वो भारत में बहने वाली नदियों में सबसे ज्यादा है, समझ गए आप।
फिर से बोल रहा हूं, यदि वार्षिक वाही जल की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रथम स्थान पर है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग भारत अधिकतर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकांश लंबाई चीन में पड़ती है और चीन ने इस पे बांध बना रखा है। साथ ही बांग्लादेश में भी ये पहुंचती है, तो इसके जल पर 3 देशों का अधिकार हो गया है। इसलिए भारत बहुत ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग नहीं कर पाता है। वार्षिक वाही जल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी के बाद गंगा नदी का दूसरा स्थान है। फिर से बोल दूं, वार्षिक वाही जल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी का दूसरा स्थान है। भारत में 78% जल का उपयोग कृषि कार्य में होता है, अर्थात सिंचाई में होता है। नोट कर लीजिए, आपसे प्रश्न भले न पूछा जाए, लेकिन हो सकता है पूछ दे कि भारत में सबसे ज्यादा जल का प्रयोग किस काम में होता है, या कृषि के बाद सबसे ज्यादा जल का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। कृषि या सिंचाई के बाद, सिंचाई के बाद जल विद्युत में होता है, तो इसे जानना जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा 78% जल का उपयोग कृषि या सिंचाई में होता है, 13% जल का उपयोग जल विद्युत निर्माण में होता है, 6% जल का उपयोग घरेलू कार्य में होता है और 3% जल का उपयोग उद्योगों में होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जल के उपयोग में घरेलू कार्य उद्योगों से आगे है, यानी जल का उपयोग घरेलू कार्यों में उद्योगों की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। जो मैदानी भागों में बहने वाली नदियां हैं, भाई ये तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना। प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत पठारी है। अगर तटीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत क्या है? पठारी है, अर्थात चट्टानों से निर्मित है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, पठारी है। तो मैदानी भागों की नदियां सिंचाई के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। मैदानी भाग कहाँ है? उत्तर भारत का मैदान, यहाँ सतलज से लेकर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, साथ ही पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। तो मैदानी भागों में बहने वाली नदियां सिंचाई कार्य के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। क्यों? क्योंकि मुलायम मिट्टी का क्षेत्र होने के चलते मैदानी भागों में नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम होती है। यही कारण है कि नहरी सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। सर्वाधिक नहर सिंचित राज्य कौन सा है भारत का? उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है और नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं। जबकि हिमालय, हिमालय क्षेत्र यहाँ पे है ना, ये हिमालय और ये क्या है? पठारी भारत। जबकि हिमालय क्षेत्र और पठारी भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां सिंचाई कार्य के लिए अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि मिट्टी मुलायम होने के कारण यहाँ से नहरें निकाली जा सकती हैं। यही कारण है कि भारत का सर्वाधिक नहर सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में है। जबकि हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अर्थात पठारी भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन के अधिक अनुकूल हैं, क्योंकि पठारी भारत में भूमि असम या विषम या उबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। पठारी भारत में भूमि कैसी है? उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, इसके चलते यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जलप्रपातों का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे जल विद्युत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, पठारी भारत में हिमालय की अपेक्षा पठारी भारत में जल विद्युत का विकास अधिक किया गया है। क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र इतना दुर्गम है कि यहाँ जल विद्युत के विकास में कठिनाइयां भी बहुत हैं और खर्च भी अधिक आता है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र, एक तो यहाँ पे निर्वनीकरण कम हुआ है, पूरा जंगलों से ढका हुआ क्षेत्र है। दूसरे, हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंचावाच है, कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं एकदम खाई है, गहरी ढाल बहुत तेज है। तो इसके चलते हिमालय क्षेत्र में
दुर्गम होने के चलते यहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना में, साथ ही खर्चा भी बहुत आता है। इसलिए जल विद्युत का विकास पठारी भारत में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ जल संसाधन के अंतर्गत, ये आईएएस एग्जाम के लिए उपयोगी है। मुख्य रूप से आईएएस एग्जाम में जिस तरह से सेंटेंस बना के या कथन कारण दे के एक सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे ये ज्ञान जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब भूमिगत जल की बात करते हैं। ये तो हमने सतही जल की बात की ना, सतही जल क्या नदियों के रूप में पाया जाता है। भूमिगत जल की बात करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक भंडार सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, अर्थात उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, भारत में भौम जल या भूमिगत जल का सर्वाधिक भंडार सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम होने के चलते, यहाँ की मिट्टी मुलायम होने के चलते वर्षा जल और नदी जल के लिए सोखते का काम करती है। वर्षा जल को भी सोख लेती है और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं उसे भी ये मिट्टी सोख लेती है और भूमिगत जल का भंडार बन जाता है नीचे। समझ में आया? आपको पता है इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं उनमें पानी जल्दी घटता नहीं है। क्यों? क्या सारा का सारा पानी केवल पहाड़ों से बह के आता है ग्लेशियर के रूप में? बरसात तो सीमित अवधि में ही होती है ना, बरसात हमारे यहाँ उत्तर भारत में साल भर नहीं होती है ना, तो नदियों में जल बना कहाँ से रहता है? निश्चित रूप से अधिकतर जल ग्लेशियर से बहकर आता है। गंगा यमुना का जल, चाहे घाघरा या कोसी का जल ग्लेशियर से बह के आता है हिमालय से, लेकिन काफी मात्रा में जल भूमिगत जल प्राप्त होता है। कैसे? आइए इसे यहाँ पे समझा दें। नदियों को भूमिगत जल भी प्राप्त होता रहता है। मैंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी मुलायम और भुरभुरी है, जिसके चलते वर्षा जल को भी सोख लेती है और नदी जल को भी सोख लेती है। नदी की घाटी कैसी होती है, आइए इसको समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नदी की घाटी कैसी होती है? ऐसी होती है और फिर यहाँ पे ऐसा होता जाएगा, है ना। ये क्या है आपका? पानी। नदी की घाटी, इसमें ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है ना। मान लेते हैं बरसात का मौसम खत्म हुआ और बहुत गर्मी बढ़ गई, धूप बहुत तेज हो गया, तो पानी सूख कर उड़ने लगता है, भाप बन जाता है। तो ये जो वर्षा जल, सॉरी जो नदी का जल है, ये भूमि में भी प्रवेश कर जाता है। नदी जल केवल घाटी में ही नहीं बह रहा है, वास्तव में मिट्टी के अंदर भी नदी का जल होता है। आप कल्पना करते रहे मैं क्या समझा रहा हूं। नदी का जल केवल घाटी में ही नहीं है। हमने कहा ना उत्तर भारत की मिट्टी मुलायम है, इसके चलते वर्षा जल को भी सोख लेती है और भूमिगत जल को भी सोख लेती है। इसके चलते जब सूखे मौसम में नदी में पानी की मात्रा घटती है तो घट नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जल है, ये इसे पुनः भर देती है। आप बात को समझे कि उत्तर भारत की नदियों में जल की मात्रा घट क्यों नहीं पाती? क्योंकि जो भौम जल है, भूमिगत जल है, वो नदियों में पानी की पूर्ति बनाए रखता है। इसीलिए उत्तर भारत के मैदान में नदियों में पानी जल्दी घटता नहीं है। कितना भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी बरसात न हो, बरसात हो नहीं होगा तब भी गंगा के मैदान में पानी की मात्रा, गंगा नदी में पानी की मात्रा हमेशा बनी रहती है। तो घाटी के किनारे जो ढलान है ना, वहां से पानी रिस रिस कर नदी में आता रहता है। समझने वाली बात है, इसे बता दिया। जब आप भूगोल वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे मेरे साथ, तो वहां पे ये सब बातें काम देती हैं। भूगोल वैकल्पिक विषय जब पढ़ते हैं तो उसमें अंदर की बातें जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं। वहां पे केवल सतही बातें जानने से काम नहीं चलता है। तो वही मैंने अंदर की बात बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, भारत में भौम जल का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? उत्तर भारत के मैदान में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम है और वर्षा जल और नदी जल को सोख लेती है। ठीक है, यही कारण कि आप कहीं भी कुआं खोद दीजिए उत्तर भारत के मैदान में, आप असम से लेकर पंजाब तक कहीं भी कुआं खोद दीजिए, आपको पानी मिल जाएगा। जैसे ही आप 10-15 मीटर खोद के नीचे जाएंगे, 15-20 मीटर, आपको पानी मिल जाता है और प्यास बुझ जाती है। उत्तर भारत के मैदान के अलावा पूर्वी तटीय मैदान
और पश्चिमी तटीय मैदान में भी भूमिगत जल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी मुलायम है। ठीक है। पठारी भारत में भूमिगत जल या तो नहीं पाया जाता या तो बहुत ही कम पाया जाता है। अब आप कहेंगे, चूंकि ये आज का अध्याय टोटल कॉन्सेप्चुअल है, समझ लेंगे तो अंदर से खुशी मिलेगी, लंबे समय तक एक अनुभव रहेगा कि वास्तव में दक्षिण भारत के लोगों का जीवन कैसा होता है। ये भी समझने में मदद मिलती है, क्योंकि जीवन हमेशा पानी पर निर्भर करता है। जैसा पानी वैसा जीवन। सुनते रहना चाहिए, हर चीज को समझते रहना चाहिए, कोई भी चीज फालतू नहीं होती है। मुझे लगा कि आप शायद बोर हो रहे थे। ठीक है। पठारी भारत में भूमिगत जल कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भूमि बहुत पथरीली है। पथरीली भूमि पानी तो सोखती नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन पत्थर में दरार पाए जाते हैं। ये पूरा जो पठारी भारत है, राजस्थान से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है। लगभग 6-7 राज्य है इसके अंतर्गत। ये पूरा पथरीली भूमि है, लेकिन इसमें चट्टानों में मोटे मोटे दरार पाए जाते हैं। तो जब बरसात होती है ना, जब बरसात होती है, ये से दरार है। ठीक है। ये क्या है? ये दरार है। तो जब बरसात होती है तो बरसात का पानी दरारों में घुस जाता है, पठारी भारत के दरारों में घुस जाता है। तो एक तरह से वो भूमिगत जल का ही काम करता है। अब मान लेते हैं कहीं आपने कुआं खोदा, यहाँ पे क्या आपने कुआं खोद दिया, किसी तरह से ड्रिलिंग करके खुदाई कर ही दिया आपने कुएं की। पथरीली भूमि है, फिर भी आपने कुआं खोद दिया, जरूरत है पानी की। तो इस कुएं में पानी कहां से आएगा? जो दरारों में भरा हुआ पानी है पठारी भारत में चट्टानों में दरार पाए जाते हैं। तो कुआं खोदने पे जो दरारों में पानी अटका रहता है ना, सुरक्षित रहता है दरारों में, क्योंकि दरारें बहुत गहरी होती है वहां पे। तो दरारों का जो भरा पानी है वो कुओं में रिस रिस कर आता रहता है। इसलिए कुछ हद तक पठारी भारत में भी कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि दरारों से पानी कुओं को मिल जाता है और कुएं से इंसान पानी निकाल लेते हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो हम भूमिगत जल की बात कर रहे थे। बताया हमने थोड़ी देर पहले कि उत्तर भारत के मैदान में भूमिगत जल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, उसी में आगे जोड़िए। लेकिन पंजाब हरियाणा जैसे हरित क्रांति के राज्यों में, लेकिन पंजाब हरियाणा जैसे, ये पंजाब ये हरियाणा, लेकिन पंजाब हरियाणा जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में सिंचाई की आवश्यकताओं के कारण ट्यूबवेल और पंप सेट लगाकर भूमिगत जल का बहुत ज्यादा दोहन हुआ है। हरित क्रांति आ गई, फसल उगने लगी, लालच होती है लोगों के मन में, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका तो है नहीं। अगर प्यास लगी है तो हम 1 या 2 गिलास पियेंगे ना, कि अगर पानी मिलता जाए तो हम पीते ही चले जाएंगे ताकि हमारा पेट फट जाए, ऐसा नहीं करेंगे ना। लेकिन चूंकि पानी पेट में तो जा नहीं रहा है, खेतों को देना है, तो किसान जब तक बिजली है अपना पंप सेट चलाए रखेंगे। उनको इससे परवाह नहीं है कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। जो हरित क्रांति के क्षेत्र हैं, खासकर 66-67 के वर्ष में, 1966-67 के वर्ष में जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ, 3-4 प्रौद्योगिकियां लाई गई, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, है ना, सरकार ने बिजली पहुंचा दी, टेक्नोलॉजी दे दी कुएं खोदने की, और साथ ही पंप सेट और ट्यूबवेल दे दिए, सब्सिडी पर दे दिए कि चलो भूमिगत जल निकालो, साथ ही यूरिया दे दिया सब्सिडी पर पंजाब हरियाणा के किसानों को। तो खूब रफ्तार से भूमिगत जल इन्होंने निकाला ट्यूबवेल और पंप सेट लगाकर। इस बात की परवाह ही नहीं कि खेत भर रहा है पानी से, क्योंकि एक तो जिन रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान, उन्हें अधिक पानी की जरूरत थी। रासायनिक खादों को ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि अगर पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा तो पौधे रासायनिक खाद से सूख जाते हैं। लेकिन फिर भी एक निश्चित मात्रा होती है अधिक पानी की। किसानों ने क्या किया कि अंधाधुंध भूमिगत जल का दोहन किया है इन क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। कैसे? सरकार ने सस्ती बिजली दी, सब्सिडी पर ट्यूबवेल पंप सेट दिए, ठीक है, कुएं खोदने की टेक्नोलॉजी दी, तो खूब भूमिगत जल का दोहन हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का लेवल बहुत नीचे चला गया। अब थोड़ी जागरूकता बढ़ रही धीरे धीरे, लेकिन अभी भी यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर जो नीचे चला गया है, अभी प्राकृतिक स्तर को अपने प्राप्त नहीं कर पाया है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल काफी नीचे चला गया, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में।
तो भूमिगत जल तो नीचे चला ही गया है, साथ ही अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ खेतों में अर्थात मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या बढ़ी है। क्योंकि भूमिगत जल में कुछ लवण होते हैं, खनिज होते हैं, है ना। तो पानी जो खेत में आता है तो सूखकर उड़ जाता है, लेकिन उसमें जो लवण घुले हुए हैं, खनिज घुले हुए हैं, वो खेतों में ही पाउडर के रूप में सूखकर पड़े रहते हैं, जिससे जो मिट्टी है धीरे धीरे बंजर की शक्ल धारण करती चली जाती है। जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में उसका मुख्यालय है। तो यूएनईपी ने पश्चिमोत्तर भारत अर्थात पंजाब हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों को मृदा निम्नीकरण का क्षेत्र घोषित कर रखा है। मृदा निम्नीकरण मतलब उसकी स्थिति में ह्रास, गिरावट। तो यूएनईपी ने पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को मृदा निम्नीकरण के क्षेत्रों में शामिल किया है। जानने वाली बात है। नेक्स्ट, वही अगर तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल नीचे होता है, जो गुजरात का क्षेत्र है ना, तमिलनाडु का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर भूमिगत जल नीचे होता है, क्योंकि सिंचाई यहाँ भी तो हो रही है, यहाँ भी जो है खेती हो रही है तटीय क्षेत्रों में, तो पंप सेट लगाकर भूमिगत जल निकालते रहते हैं लोग। तो अगर इस गतिविधि के चलते तटीय क्षेत्रों में अगर भूमिगत जल, भौम जल नीचे जाता है, तो एक बहुत ही जटिल समस्या उभर आती है, कठिन परिस्थिति उभर आती है। वो क्या है? जो यहाँ स्थान खाली होता है भूमिगत जल नीचे जाने से, उसमें समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है। उसको कहते हैं समुद्र के खारे जल का अंतर्भेदन हो जाता है, अर्थात खारा जल प्रवेश कर जाता है। इसके चलते गुजरात का जो मेहसाना क्षेत्र है, गुजरात का जो मेहसाना वाला इलाका है, वहां पर जमीन के नीचे खारा पानी पाया जाता है। जो आप कुआं खोदते हैं, कुआं में खारा पानी चला गया है, जो न पीने लायक होता है और न ही सिंचाई लायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल संसाधन में जो जानने वाली बातें हैं जीएस के हिसाब से, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते रहिए। जल राज्य सूची का विषय है। संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कुछ विषय रखे गए हैं, जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो पुलिस राज्यों की होती है, तो पुलिस पर केंद्र सरकार या संसद कानून नहीं बना सकती पुलिस पर, है ना। केंद्र के पास एक पुलिस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आवश्यकता के लिए रखती है, लेकिन आमतौर पर सीआरपीएफ राज्यों में नहीं जाती है। राज्यों में क्या होती है? वही दरोगा जी होते हैं, वही कांस्टेबल होते हैं। तो पुलिस राज्य का विषय है ना। एक समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अब जिक्र कर ही दिया तो 2 लाइन और बता दूं। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में अगर कोई विषय है, उस पर अगर राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा उस हद तक जहां तक राज्य सरकार का कानून बना है। यानी उसी विषय पर, समवर्ती सूची के उसी विषय पर राज्य सरकार का कानून अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। कहां तक? जहां तक केंद्र सरकार के कानून का विस्तार है, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि 3 सूचियां हैं। तो जो जल है ना, जल राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब समझते हैं कि जल पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। तो चूंकि जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने राज्य में बहने वाले जल के उपयोग और वितरण पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक मैंने जैसे बोला हूबहू वही लिखिएगा, अपने हिसाब से तथ्य मत बनाने लगिएगा एक एक लाइन का। जैसे मैंने बोला वैसे लिखते जाइए। अगर आप वास्तव में नॉलेज चाहते हैं, क्यों? क्योंकि कल को जीएस डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। सोचते हैं कि नहीं इस बारे में आप लोग? ठीक है। हर चीज केवल फैक्ट बारे मत लिखा करिए। अगर मैं कुछ चीज कहानी नुमा बताऊं तो उसे लिख लिया करिए। खासकर निबंध लिखने में काफी काम आता है। आप लोग कहते हैं निबंध कब लिखवाएंगे? अरे मैं जो बोल रहा हूं उसे लिखते जाइए। 2-4 महीने 6 महीने बीतते बीतते आप ऐसे ही निबंध की ज्ञाता हो जाएंगे। खुद मुझे आपसे निबंध पूछना पड़ेगा। मैं बोलूंगा जरा सा जल संसाधन पर निबंध लिखिए, तो बहुउद्देशीय परियोजना पर निबंध लिखिए, तो है ना, नदी जोड़ परियोजना पर निबंध लिखिए, तो आप खुद ही लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तमाम निबंध भूगोल विषय से आते हैं। तो निबंध कुछ अलग से नहीं होता है। आप पढ़ाई के दौरान जो ज्ञान अर्जित करते हैं ना, उसी का अगर आप एक केंद्रीय विषय पर पूरा उपयोग कर दे अपनी रचनात्मकता के साथ, तो एक बहुत ही खूबसूरत निबंध तैयार होता है।
अलग से कोई देव ज्ञान नहीं उतरता उसके लिए। तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ, तो चूंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्य सरकारें अपने राज्य में बहने वाले जल के उपयोग और वितरण पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। लेकिन नदी क्या है, नदी राज्य सूची तो देख नहीं रही है, मनमानी है, एक राज्य में बही, दूसरे राज्य में ही, तीसरे राज्य में चली गई, आजाद है। तो नदियां एक राज्य में नहीं बहती हैं, कई राज्यों में चली जाती हैं। इसके चलते राज्यों में लड़ाई हो जाती है। आंध्र प्रदेश कहेगा कावेरी नदी का पानी इतना मेरा है, कर्नाटक कहेगा इतना मेरा है, तमिलनाडु कहेगा इतना मेरा है। तो विवाद केवल एक नदी पे नहीं होता है, पूरे नदी के जलग्रहण क्षेत्र पे होता है, क्योंकि कावेरी नदी का पानी अकेले नहीं बह रहा है, कावेरी नदी कई नदियों का पानी लेकर बह रही है ना। तो कावेरी नदी पर अगर तमिलनाडु या कर्नाटक कोई बांध बनाएगा तो तमिलनाडु इसलिए भी आपत्ति जता सकता है क्योंकि कोई दूसरी नदी भी कावेरी नदी आके मिल रही है। आंध्र प्रदेश में नहीं जाती कावेरी नदी, लेकिन हो सकता है कावेरी नदी पर अगर कर्नाटक या तमिलनाडु बांध बनाए तो आंध्र प्रदेश आपत्ति जता दे, किस आधार पर कि आंध्र प्रदेश की एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, तुम कैसे अकेले बांध बना लिए मुझसे बिना पूछे। तो चूंकि जल राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्यों के मध्य जल विवाद होते रहते हैं। जैसे कावेरी नदी जल विवाद का इतिहास बहुत ही पुराना है। कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और ढूंढ के गूगल से लिख लेंगे, गूगल पे टाइप करिए, है ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट स्टेट्स, सामने आ जाएगा उछल के। बहुत सारी चीजें अगर मैं गलती से गलत भी बोल देता हूँ कभी तो गूगल बाबा है, सर्च कर लिया करिए, ठीक है, उस पर विकीपीडिया से देख लिया करिए, काफी कुछ चीजों का पता चल जाती है। तो आज का क्लास खत्म हुआ, इंतजार करते रहिए मेरी स्पीड का, जल्दी वो आगे बढ़ेगा और बहुत तेज से आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पूरी चिंता है आपकी, आप अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो सही जगह विश्वास किया है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।